न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है कि नहीं ये पूछ रहे हैं, या कोलिशन का पूछ रहे हैं? इन इलास्टिक कोलिशन है। देखो जो भी चीज़ आप दीवार पे फेंको शेप डिफॉर्म होगी, टकराने की वजह से शेप डिफॉर्म होगी, शेप में चेंज आ गया, इन इलास्टिक हो गया। हाँ, इन इलास्टिक में सबसे बड़ी जो चेंजेस आती हैं काइनेटिक एनर्जी की, वो डिफॉर्मेशन एनर्जी के लिए आती हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ये फिक्स कर दें कि कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। ये फिक्स करने के बाद आप ये फिक्स कर दें कि इनके दरमियान कोलिजन इलास्टिक होगा, यानी कि द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम कंसिडर करेंगे दो बॉल्स, जैसे कि ये इन दो बॉल्स की वेलोसिटीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय u1 एंड u2 बिफोर द कोलिजन, और आफ्टर द कोलिजन v1 v2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये इंसिडेंट बॉल है, फर्स्ट वन इज इंसिडेंट बॉल, ये आपका टारगेट बॉल है। इसका मास है m1, इसका मास है m2। ये जा रहा है वेलोसिटी u1 के साथ, ये वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल हो गया। कोलिजन के बाद मासेस तो सेम रहेंगे, क्योंकि हम कौन सा कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं, इलास्टिक, तो शेप में डिफॉर्मेशन नहीं आएगी, ताकि कोई भी मास कम या ज़्यादा, ठीक है। और फिर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज हैं उन्हें आप v1 और v2 से रिप्रेजेंट कर दें। दोनों कंसिडर कीजिए कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन भी दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाते हैं। अब क्योंकि हेड ऑन है, क्योंकि दोनों के सेंटर ऑफ मासेस बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। फर्ज कीजिए कि ये जो u1 है ये ग्रेटर है u2 से, मतलब अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तभी कोलिजन पॉसिबल होगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो, इसकी स्पीड कम हो, और थोड़ी देर बाद ये कोलाइड करें। अब अगर मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं, जैसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक होती है स्पीड, एक होती है रिलेटिव स्पीड। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर के मुताबिक आपकी स्पीड क्या होगी, जीरो। आप भी रेस्ट पे, ड्राइवर भी रेस्ट पे, लेकिन बाहर किसी शख्स के मुताबिक जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वही आपकी स्पीड है। मसलन आपकी कार जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो आपकी स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है। तो अब रेफरेंस फ्रेम बदलने से स्पीड की वैल्यू बदल रही है। तो आप किसके मुताबिक मेजर कर रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। जैसे दो गाड़ियां ट्रेवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड के साथ, तो एक दूसरे के मुताबिक उनकी स्पीड जीरो होगी। एक दूसरे के, क्योंकि देखो वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे नजर आएंगे। दोनों गाड़ियां 10 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट पर नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? और अगर एक गाड़ी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो और दूसरी गाड़ी की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो, 6 किलोमीटर पर आवर पीछे से आ रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर आगे आगे जा रहा है, तो अब बताइए आगे वाली गाड़ी के मुताबिक पीछे वाली गाड़ी की स्पीड क्या होगी, 4 किलोमीटर पर आवर। देखो ऐसे समझो, अगर दोनों गाड़ियां 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही हैं, तो एक दूसरे के मुताबिक दोनों की स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। अब अगर ये गाड़ी 3 से जा रही है फिर 1, बस माइनस से लगाएं, सिर्फ ये बताएं कि फर्क कितना है। तो इस गाड़ी को लगेगा कि ये गाड़ी 1 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है, और इसको लगेगा कि ये, इसको लगेगा कि ये गाड़ी आगे जा रही है, और इसको लगेगा कि ये गाड़ी पीछे जा रही है, हालांकि ये गाड़ी पीछे नहीं जा रही होती। ये सेम विजुअल आपको नजर आता है उस वक्त जब आप लोग बीआरटी में या किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं और आप बिल्डिंग्स को देख रहे होते हैं, बिल्डिंग्स पीछे जा रही हैं या गाड़ियां पीछे जा रही हैं, तो एक्चुअली बिल्डिंग या गाड़ी पीछे नहीं जा रही होती, आप आगे जा रहे होते हैं, आप सो रहे होते हैं गाड़ी में, आपको नींद आ रही होती है,
आपको नींद आ रही होती है तो आपको लगता है कि बस मैं सोया रहूँ, क्लास ठंडी है, माहौल बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का माहौल है, कोई देखेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा और हम मज़े से सोए रहेंगे। तो ये तो गलतफ़हमी होती है बंदे की कि उसको पता ना चले कि कोई देख रहा है। लेकिन जब एसी लगा हो तो नींद का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इंसान सो के एंजॉय करता है, रात की नींद भी पूरी हो जाती है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हों तो उधर गर्मी होती है, तो क्लास में आके फिर नींद पूरी करने का अपना मज़ा आता है। तो ये जो नींद पे मैंने आपको पूरा एक लेक्चर दिया, इसलिए नहीं दिया कि मेरी कोई बेटी सो रही थी, नहीं, खबरदार, कोई भी ये नहीं पूछेगा मुझसे कि कौन सो रहा था। दिस इज़ टोटली बिटवीन मी एंड हर। अब वो सो गई तो सो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पब्लिकली बता दूँ कि वो लेफ्ट साइड पर बैठी हुई है, नहीं, बस बेटी है मेरी तो सो गई, तो अब इसमें क्या पब्लिक करने की क्या ज़रूरत है, क्लास में तो बच्चे सो ही जाते हैं। हाँ, मैंने कब, मैंने तो खाली ये बताया कि लेफ्ट में, मैंने कौन सा बताया कि उसने वाइट कलर की चादर पहनी है, अभी तो किसी को भी नहीं पता चला। बेटा नहीं नहीं, आपका नहीं कह रहा मैं आपका नहीं कह रहा, उस बच्ची को कोई ना देखे, वो तो जाग रही थी बेचारी, इतनी इंटरेस्ट से पढ़ रही है। हाँ, अगर मैं आप लोगों को ये बता देता कि वो 5th रो में बैठी है लेफ्ट से तीसरी सीट पर, तो फिर आप लोगों को पता लगता, लेकिन ये मैं किसी को नहीं बता, नो, कभी नहीं, गलत है। अब एक बच्चा सो गया क्लास में, पब्लिक करेंगे हम, क्या बदनामी करेंगे उसकी? नहीं नहीं यार, रहने दो इस बात को, बट ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मेरा तो दिल खफा हो गया। पर्दा डालना चाहिए, यस एग्जैक्टली, वी शुडंट बी टेलिंग एनीवन। यस, जब हम किसी पे पर्दा डालते हैं, अल्लाह हम पे पर्दा डालता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो घर का माहौल है हमारा, घर का माहौल, वी आर लाइक फैमिली। अब हम अगर एक दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? क्यों, मेरा बच्चा गर्मी लग रही है आखिर, उठो दोनों उधर से उठो, शाबाश, वो एसी के नीचे 2 सीटें खाली हैं, शाबाश उठो, आके आके बैठो, जाना है, क्योंकि फिर इधर नींद भी आती है, मैं बता दूं। हाँ, अदाब, कोई अदाब कहे तो बंदा आगे से तस्लीम कहता है ना, कुछ इस तरह कुछ। जाग गई हैं आप? वेरी गुड, शाबाश, मेरा बच्चा जाग गया। चलो, जब आप सो रही थी तो उससे पहले हमने ये शुरू किया था, इधर देखें, उससे पहले पहले हमने शुरू किया था, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है तो इसके मुताबिक 1 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है। अब ये इस पर इल्ज़ाम लगा देगा, ये कहेगा नहीं मैं आगे नहीं जा रहा, ये स्लो डाउन हुआ है, ये पीछे जा रहा है। दिस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट measured with respect to each other is called relative speed। और अगर आपने इसमें डायरेक्शन भी बता दी तो फिर इट becomes relative velocity। अब ये अगर कहे कि ये वाला पीछे जा रहा है तो ये relative velocity है 1 किलोमीटर पर आवर से, और अगर ये कहे कि ये आगे जा रहा है तो ये relative velocity है 1 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? अब बताओ, ये ग्रीन वाला बॉल जब इसको देखेगा तो क्या कहेगा, इस बॉल की स्पीड कितनी है? हाँ, तो इसको कहेगा स्पीड ऑफ अप्रोच। क्या कहेगा? स्पीड ऑफ अप्रोच। ये कहेगा कि ब्लू वाला बॉल मेरे पास आ रहा है विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम ब्लू वाले बॉल से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा? हाँ, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ रिसेशन। हाँ, ये नेगेटिव ऑफ, लेकिन मैं स्पीड की बात करूँ ना, आप ये नोटिस करिए, मैं स्पीड की ना, स्पीड ऑफ रिसेशन। तो ये ब्लू वाला बॉल कहेगा कि ये 2 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर पर आवर से पीछे आ रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने मीटर पर सेकंड में लिया था, सॉरी, तो ये मीटर पर सेकंड कर देंगे। मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ रिसेशन है और स्पीड ऑफ अप्रोच है, और दोनों ठीक कह रहे हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बोथ आर करेक्ट इन देयर ऑन रेफरेंस फ्रेम। जब कोलिशन होगा तो फर्ज कीजिए इस पॉइंट पर इनका कोलिशन हुआ, ठीक है, और कोलिशन के बाद क्या होगा, फर्ज कीजिए कि ये मासेस सेम है, तो कोलिशन के बाद v1 इज लेस देन v2। फर्ज कीजिए कि v1 है 2 मीटर पर सेकंड और v2 है
5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? ये कहेगा, पहले ये कह रहा था कि ब्लू बॉल अप्रोच कर रहा है मुझे, कितनी स्पीड से? अब ये कहेगा कि ब्लू बॉल रिसीड हो रहा है, कितनी स्पीड से? 3, स्पीड ऑफ रिसेशन। तो अभी इसके मुताबिक रिसेशन होगा, और वो होगा 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर, और उसके मुताबिक अच्छा, वो अप्रोच नहीं होगा। ये वाला बॉल कहेगा कि ये पीछे जा रहा है, और ये कहेगा कि ये आगे। पहले जितनी स्पीड से ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे, अब उतनी स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, ठीक है ना? तो इसको भी हम स्पीड ही लिखेंगे, और वो होगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर वेलोसिटी का जिक्र करूं तो ये -3 और ये पहले ये माइनस था और ये प्लस था, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा था नहीं, स्पीड ऑफ अप्रोच नहीं, ये प्लस था। लेट मी चेक इट आउट। इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये कह रहा था ये इसके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसकी स्पीड +3 थी, +3 मीटर पर सेकेंड। और ये कह रहा था कि इसकी स्पीड -3 मीटर पर सेकेंड है। तो देखें, कोलिजन से पहले वेलोसिटीज के साइन प्लस माइनस, कोलिजन के बाद माइनस प्लस। क्या पता चला कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ रिसेशन। जितनी स्पीड से पहले एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, उतनी स्पीड से अब एक दूसरे से रिसीड कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। पहले अप्रोच कर रहे थे, अब रिसीड कर रहे हैं, अब दूर जा रहे हैं। जितनी स्पीड से करीब आ रहे थे, उतनी स्पीड से अब दूर जा रहे हैं। मैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस करना चाहूँगा टू मेक इट ईजियर। ये क्या कह रहा है, ये ब्लू बॉल क्या कह रहा है कि जो सेकंड बॉल है उसकी स्पीड कितनी है? -3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है? -3। और ये M2 क्या कह रहा है कि V1 की स्पीड कितनी है? +3 मीटर पर। ये इसकी स्पीड को मेजर कर रहा है। इसी तरह अब ब्लू बॉल ये देखेगा, इधर मैं V2 की स्पीड लिखूंगा, तो ब्लू बॉल ये देखेगा कि V2 की स्पीड अब +3 मीटर पर सेकेंड है, और ग्रीन बॉल ये देखेगा कि ब्लू बॉल की स्पीड V1 या वेलोसिटी V1 -3 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, यहाँ पे हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब हमने ऐसा करना है, ये टोटल 3 स्टेप प्रोसेस है। आई थिंक आपकी गाइड में देखें, बुक में देखें, 3 पेजेस पर कंप्लीट हुआ हुआ है। इसके बड़े मज़े के 2-3 न्यूमेरिकल भी हैं, 2 एग्जांपल्स हैं और एक प्रॉब्लम है, या एक एग्जांपल और 2 प्रॉब्लम है। इट्स लाइक दिस, और बड़ा ही मज़े का टॉपिक है। हाँ, लंबा है लेकिन आसान बहुत है। 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करें। सेकंड स्टेप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करें। और थर्ड स्टेप, इन दोनों के रिजल्ट्स को डिवाइड कर दें, बिल्कुल डिवाइड कर दें। तो इससे आपको वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन मिलेंगी। हमारा टारगेट क्या है? V1 और V2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करना। दिस इज आवर टारगेट। तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, ये हमारा पहला स्टेप होगा। अच्छा, अब बॉल से याद करें, एक था M1, उसकी वेलोसिटी थी U1। दूसरा था M2, उसकी वेलोसिटी थी U2। अच्छा, फिर आफ्टर कोलिजन मास तो वही है M1, लेकिन वेलोसिटी है V1। मास तो वही है M2, लेकिन वेलोसिटी है V2, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम।
Initial momentum is the momentum of ball 1, initial momentum of ball 1 and initial momentum of ball equal to final momentum of ball 1, final momentum of ball 2. Initial momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। अब सारे वन एक तरफ, टू दूसरी तरफ तो ये m1 v1 लेफ्ट पर आकर नेगेटिव होगा और m2 u2 राइट पर जाकर नेगेटिव होगा। सो पहले से क्या मौजूद है, m1 u1, उधर से कौन आया m1 v1 इज इक्वल टू, उधर पहले से कौन मौजूद है m2 v2, यहाँ से कौन आ रहा है m2 u2, इस तरफ कौन कॉमन है तो कॉमन ले लें m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इधर से कॉमन लें m2 v2 माइनस u2। समझ आ गई? अच्छा, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम निकाल लिया हमने। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यही स्टेप्स होंगे। अच्छा, सो आप स्टार्ट करेंगे कैसे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 and ball 2 and final kinetic energy is equal to the final kinetic energy of ball 1 and final kinetic energy of ball 2। अब इनिशियल की वैल्यू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ क्या कॉमन है, हाफ, तो हाफ को कॉमन लेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, बचेगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन वही पुराना काम करें, वन सारे एक तरफ, टू सारे दूसरी तरफ। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं v1 और v2 की वैल्यू फाइंड करने की। यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती, हमें m1 u1 पता होता है, m2 u2 भी पता होता है, यानी मासेस और वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, इनिशियल वेलोसिटीज हमें पता है, लेकिन कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी अगर सिर्फ v1 होता या सिर्फ v2 होता तो हम वैल्यूज पुट करके निकाल लेते। अब एक ही इक्वेशन में कितने अननोन है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हम एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे कि किसी तरीके से हम इनको एलिमिनेट करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकें। इसलिए सारी कैलकुलेशन हो रही है। शिफ्टिंग करें, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, यहाँ से आएगा m2 u2, तो m2 u2 स्क्वायर इन दोनों में कॉमन m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, दिस इज इक्वल टू m2 v2 minus u2 and v2 plus u2।
अगर आपकी डेरिवेशन बिल्कुल ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक, तो फिर तो होना क्या चाहिए, वो आपको इस इक्वेशन में नजर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इधर चेक करो क्या है, m1 u1 माइनस m2 v2 माइनस, वो इधर भी होना चाहिए m1 u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2। अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी ये पूरी इक्वेशन उसके अंदर छुपी हुई है सिवाय पॉजिटिव वाली क्वांटिटीज के, तो फिर तो आपकी डेरिवेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कैंसिलेशन करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में एग्जैक्टली यही होगा, विल डिवाइड इक्वेशन 2 अपॉन 1। सारे इधर देखें, अच्छा इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या था, m1 और v1, v1 u1 था। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं, u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, तो था u1 u1 माइनस v1 है, तो पहले ये लिखते हैं m1 u1 माइनस v1 and u1 plus v1। इधर होगा m2 u, नो इट इज v2, अब इसका ऑपोजिट होगा v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2, और नीचे कॉपी बनानी है, कॉपी में m1 u1 माइनस v1 नेगेटिव वाली टर्म को कॉपी करना है, और m2 v2 माइनस u2। अब ये पूरा इसके साथ कैंसिल होगा और ये इसके साथ कैंसिल होगा, यू विल बी ओनली लेफ्ट विद u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, मैं इसको यूं लिखना चाहता हूँ u2 प्लस v2, ठीक है। अगेन वी एंडेड अप विद द सेम रिजल्ट, दो वेरिएबल है, सॉल्यूशन पॉसिबल है, दो अननोन वेरिएबल, अभी भी मुझे v1 नहीं पता और v2 नहीं पता, 1 नहीं, दिस इज 3, दिस इज इक्वेशन 3। लेकिन अब सॉल्यूशन ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि इक्वेशन नंबर 1 ये वाली जो थी m1 u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2 में अगर मैं v2 को सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल के, ठीक है, तो देखिए v2 की सब्स्टिट्यूट करते हैं, v2 की वैल्यू क्या होगी, u1 प्लस v1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2। ये हमने v2 की वैल्यू निकाली, जब v2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इसको नाम दे दें 4 का, और लिख दें कि वी आर पुटिंग 4 इन 1, तो 1 तो ये लिखा हुआ है ना 2 बाई 1 में, ये कौन सी इक्वेशन थी 1, तो इसको लिख दें आप m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, तो v2 की क्या वैल्यू है, ये u1 प्लस v1 माइनस u2, और उधर पहले से कौन मौजूद है, u2 पहले से मौजूद है। अब देखें इस सारी इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल है v1 और v1, हमें u1 u2 m2 m1 ये सारे पता है, तो अब हमने v1 को अकेला करना है, इसके लिए हम 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, अगले स्टेप में करते हैं, चलिए m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस v1 माइनस 2u2। अब थ्रू आउट मल्टीप्लिकेशन कर दें, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या कॉमन है, v1, और वही अननोन क्वांटिटी है, लिहाजा हम इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इस पॉजिटिव को उधर शिफ्ट करेंगे ताकि अननोन नोन क्वांटिटी सारी लेफ्ट पे चली जाए। तो पहले क्या लिखेंगे m1 u1, उधर से कौन आ रहा है माइनस m2 u1, ये वाली क्वांटिटी इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव होगा, तो ये बन जाएगा 2m2 u2 इज इक्वल टू, इधर पहले से कौन मौजूद है m2 v1, और उधर से नेगेटिव इधर आके प्लस लिख देते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, समझ आई।
हाँ v1 है। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, u1। तो हम लिखेंगे m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। अब थ्रू आउट m1 प्लस m2 पे डिवाइड कर दें, m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, तो ये दोनों कैंसिल, आपको v1 की वैल्यू मिल जाएगी, v1 इज m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ आई? अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर ये डेरिवेशन दोबारा करवा दूंगा, करवा दो? चलिए देखें, इधर मैं करवाता हूँ। जी बेटा, v2 की वैल्यू हमने यहाँ से ली है, ये पूछ रही है ना आपके इधर v2 कैसे पुट किए, बस इधर देखें आप लोग। खैर मैं वैसे भी दोबारा कर रहा हूँ तो ये सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। डेरिवेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑर्डर है, उसमें आप कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन तोड़ें तो आपको समझ नहीं आती कि आगे क्या हो रहा है। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले हमने क्या अप्लाई किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलें अप्लाई करें। हमने कहा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम दो बॉल्स के पास है, p1i प्लस p2i इज इक्वल टू p1f प्लस p2f। फिर p1i किसके बराबर होगा, m1 u1 और ये m2 u2, ये m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, अब क्या करना है, 2 एक तरफ और 1 एक तरफ, तो रिजल्ट आएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। अब कॉमन क्या होगा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। तो ये आपके पास कॉमन हो गया। आसान था? ओके, देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर बस आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का सलूशन निकालना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 1 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल 2। हाँ, वैल्यूज पुट करें, किसके बराबर है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। पहला स्टेप, सबसे क्या कॉमन लेंगे, हाफ कॉमन लेंगे, तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। हाफ और हाफ, अच्छा जो बच गया उसमें 2 राइट साइड पर और 1 लेफ्ट साइड पर, इधर पहले से मौजूद, उधर से आया m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर पहले से मौजूद m2 v2 स्क्वायर, उधर से आया m2 u2 स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाते हैं, रिजल्ट आएगा m1, तो ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज u1 माइनस v1 इनटू u1 प्लस v1, समझ आ गई, इज इक्वल टू m2, अब v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2। इसको हमने नाम दिया था लेट्स से इक्वेशन 1 का, उसको नाम देंगे इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि मासेस इसमें से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएं, हम 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं।
2 डिवाइडेड बाय 1, 2 है m1 u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। हाँ डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें मैं 1 को नहीं लिखूंगा, बस जो नेगेटिव वाली टर्म है 1 के साथ u1 माइनस v1 और इधर m2 v2 माइनस u2। अब ये पूरी टर्म इसके साथ, ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल, रिजल्ट u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब बताएं, इसमें अगर v1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना चाहिए, v2 को फाइंड करना चाहिए इस इक्वेशन से। v2 फाइंड करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि v2 गायब हो जाए और इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन रह जाए, वो कौन है, v1। तो हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू इस इक्वेशन के मुताबिक क्या होगी, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2। एग्रीड? अच्छा, तो इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दें, इसको 4 का नाम दें एंड पुट 4 इन 1, तो क्या आएगा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, इधर पहले से मौजूद v2 था, v2 की वैल्यू u1 प्लस v1 माइनस u2। समझ आ गई? और एक u2 इक्वेशन में पहले से था, ये वाला एक माइनस u2 तो पहले से था और एक माइनस u2 v2 की वजह से था। अच्छा, इनको ऐड करने तो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस v1 माइनस 2u2। ठीक है, इसको यही कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, m को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2। अब जैसे कि v1 अननोन है, v1 अननोन है, तो हम अननोन्स को राइट साइड पर और नोन को लेफ्ट पे ले आते हैं। तो यहाँ पे पहले से मौजूद m1 u1 और वहां से आएगा ये वाला माइनस m2 u1, क्योंकि m2 सॉरी u1 कॉमन है इसलिए मैंने इनको कटा रखा, ये नेगेटिव इधर आके तो 2m2 u2 इज इक्वल टू, उधर पहले से मौजूद m2 v1, उसे लिख दें m2 v1 और इधर से नेगेटिव आ रहा है m1 v1, इधर आके पॉजिटिव, तो m1 v1 प्लस। समझ आ गई? अब राइट साइड पर क्या कॉमन है, v1 कॉमन है और लेफ्ट साइड पर u1, तो m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू, इधर कॉमन m1 प्लस m2 में कॉमन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थ्रू आउट m1 m2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इधर ही कर देते हैं m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2। अब आप देखिए यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी और v1 का क्या रिजल्ट आएगा, v1 इज इक्वल टू, अच्छा इधर देखें सारे, अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। टोटल 2 टर्म्स हैं, एक ये और ये दूसरी ये, और लिखा हुआ भी है 2 टर्म्स हैं 1 and 2। ये फार्मूला याद कराता हूँ, इधर देखो, ये पहली टर्म कुछ जगह छोड़ें और फिर ये दूसरी टर्म, डिनोमिनेटर में कॉमन है m1 m2, दोनों में मौजूद है कि नहीं, m1 m2 ये लिख दिया। पहली टर्म में यहाँ पे आप 1 लिख दें, यहाँ पे आप 2 लिख दें, इधर v1 है इसलिए यहाँ पे m1 माइनस m2, इधर v1 है इसीलिए यहाँ पे u1, इधर v1 है तो इधर m2 u2 आएगा। ये फार्मूला है। अब अगर इसी सिमिलैरिटी इंडेक्स को देख के v2 की डेरिवेशन करनी हो तो रिजल्ट क्या होगा, देखिएगा, ये आपकी बुक के सबसे लंबे फार्मूले हैं, इससे लंबा कोई फार्मूला नहीं है।
v2 किसके बराबर होगा? अगेन दो टर्म्स होंगी, तो आप लिखें 1 रेशो 2 रेशो, नीचे क्या होगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब इधर v2 है ना, इसीलिए इधर m2 माइनस m1, वो इधर v2 है इसलिए u2, क्योंकि इधर बॉल 1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, तो इधर इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होनी चाहिए। इधर सेकंड बॉल का मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर ये फर्स्ट बॉल है तो सेकंड टर्म में सेकंड बॉल का मोमेंटम है, और अगर ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी है तो यहाँ पे फर्स्ट बॉल का मोमेंटम होगा। समझ आई? लिख के बता दे फिर, लिख के बता दे। हाँ ये लिख के बताएं, अभी v1 और v2 की वैल्यूज लिखेंगे, फिर याद हो जाएंगे। चलें आज जाके देख लें एक नज़र, कल आपको याद हो मैंने इससे स्पेशल केसेस करवाने। कितने खुश हो गए हो? वेलकम। मैंने तो किया, आप किया करें ना, आपकी जिम्मेदारी।